Hello aspirants, this is Zahir and welcome you back to SSB Crack Exams. Recently जनवरी 20 को दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग होती है वो रैप अप हुई थी। तो अब में से कई लोग जानना चाहते थे कि दरअसल ये मीटिंग सर सिग्निफिकेंट क्यों है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हम जानेंगे। और रिसेंटली जो दावोस 2023 समिट खत्म हुआ तो वहाँ पर इंडिया को क्या कुछ मेजर अचीवमेंट्स हमें देखने को मिले, उन सभी के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैच स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। सो मूविंग अहेड, रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि जो एनुअल मीटिंग होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस स्विट्जरलैंड में होती है वो जनवरी 20 को रैप अप हुई थी। 5 दिन का ये सेशन होता है और पिछले 3 सालों में पहली बार ये ऑफलाइन हुआ है, क्योंकि कोविड का तो चर्चा चल रहा था। तो बिकॉज ऑफ कोविड ये सभी मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही थी। तो 3 साल के बाद ये पहली बार फिर से ऑफलाइन यानी कि इन फिजिकल प्रेजेंस वहां पर की गई थी। और कई हजारों की तादाद में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के लीडर्स वहां पर आए हुए थे इस स्विस टाउन में मीटिंग के लिए। तो एक और बात भी बता दूं, दावोस के समिट को सरकास्टिकली ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया के दो बदमाश लोग यहाँ पर मिलते हैं, एक है पॉलिटिशियन, दूसरे है बिजनेसमैन। तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या? देखिए, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कई लोगों में ये मिसकंसेप्शन भी है, जैसा कि कई बार मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ही है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के बीच कोऑपरेशन के लिए काम करता है। तो सिमिलरली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी एक नॉन गवर्नमेंटल लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1971 में एस्टैब्लिश की गई थी। एक बहुत ही विख्यात वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट जो थे क्लॉस स्वाब साहब ने इसे एस्टैब्लिश किया हुआ था या फिर इसे फाउंड किया हुआ था। तो ये फॉरम करने की क्या कोशिश करता है? ये फॉरम के दो इंपॉर्टेंट से आप स्टैंडर्ड्स कहें या फिर दो इंपॉर्टेंट से गोल्स आप कह सकें। ये दरअसल डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है एंटरप्रेन्योरशिप को, ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर, और साथ ही साथ हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस को भी ये अपहोल्ड करना चाहता है। यानी कि एक तरह पर जो कैपिटलिस्ट हैं, जो मार्केट मेकर जिन्हें हम कहते हैं, वो भी खुश रहें, और दूसरी जगह पर जो सरकार चल रही है जो कि कंट्री के फॉर द लार्जर वेलफेयर के लिए काम कर रही है, दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम कर सकें और यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी हम फॉलो कर सकें। सो फंडिंग इसकी किस तरीके से होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की? तो नो डाउट पार्टनरिंग बहुत बड़े बड़े इसके कॉर्पोरेशंस हैं जो कि इसका फंडिंग कंटिन्यूसली करते हैं। और जनरली जो ग्लोबल बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं जिनका एनुअल टर्नओवर $5 बिलियन या फिर उससे ज्यादा है, वही से ज्यादा पैसा यहाँ पर देते हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ताकि फ्यूचर को हम शेप कर सकें, नेटवर्क्स को इजीली एक्सेस कर सकें और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में भी एक्सपर्ट्स की मदद ले सके, ताकि वर्ल्ड के जो उस जमाने के प्रेसिंग इश्यूज हैं उस पर हम बैठकर डिबेट कर सकें, डिस्कस कर सकें। अगर हो सके तो उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो ऐसे कई कॉन्फ्रेंसेस और सेशंस होते हैं, लेकिन उन सभी में से सबसे हाईलाइट माना जाता है दावोस का समिट या फिर दावोस का सेशन, जहां पर लगभग 3000 से भी ज्यादा पेइंग मेंबर्स और सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स आते हैं। ज्यादातर इसमें इन्वेस्टर्स, बिजनेस लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स, इकोनॉमिस्ट, सेलिब्रिटीज और जर्नलिस्ट भी होते हैं। और इसी के चलते हुए 500 अलग अलग सेशंस यहाँ पर ऑन एन एवरेज किए जाते हैं, जहां पर ग्लोबल इश्यूज पर डिस्कस किया जाता है। महज ऐसा नहीं है कि सर क्या सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, मार्केट फाइनेंस के बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल की डिप्लोमेसी भी यहाँ पर होती है। बेस्ट एग्जांपल 1988 में ग्रीस और टर्की लिटरली वॉर के 1-2 इंच करीब थे वहां पर, लेकिन दोनों देशों के प्रीमियर्स यहाँ पर दावोस समिट में आए हुए थे 1988। तो वहां पर उनके बीच चर्चा हुई, एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग उनके बीच आई, जिसके चलते हुए उन्होंने दावोस डिक्लेरेशन साइन किया हुआ था। तो सिंस देन दावोस डिक्लेरेशन हैज बीन वेरी मच मोर क्रूशियल, और दावोस समिट का भी क्या कहना, सिंस देन इट बिकेम वेरी मच प्रोमिनेंट। तो रिसेंटली 2023 दावोस इवेंट हुआ था जिसका थीम हमने रखा हुआ था कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। तो यहाँ पर 3 फ्रंट्स पर मेजर डिस्कशंस हुए थे जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक है इकोनॉमिक फ्रंट पर, दूसरा यूक्रेन रशिया के वॉर को लेकर, और तीसरा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। सो इकोनॉमिक फ्रंट पर मोस्टली जितने भी बिजनेस लीडर्स आए हुए थे उन्होंने यही कहा कि इकोनॉमी जो है वो अपबीट से गुजर चुकी हुई है। खुद यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रहे हैं कि उस रिसेशन के रिस्क के हम बियॉन्ड हैं, यानी कि आहिस्ता से पटरी पर हमारी इकोनॉमीज जो है वो चल रही हैं, रिसेशन के रिस्क से हम आहिस्ता से बाहर आ रहे हैं।
चाइना के रिप्रेजेंटेशंस ने भी कहा कि जीरो कोविड कर्व्स अब हम लगा रहे हैं पूरी तरीके से, शॉप्स वगैरह भी हमारी ओपनिंग हो रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऑन द सेम हैंड जब पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर्स ने ये आशंका जताई, सिमिलरली सेंट्रल बैंक जो कि मेजर बड़े बड़े इकोनॉमीज के, उन्होंने यही कहा कि अभी भी हमारे कंसर्न्स जो है वो इसी तरीके से रुके हुए हैं कि रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, कोई भी चीज़ हम अभी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन इतना हम जरूर करेंगे कि इन्फ्लेशन को चेक रखने के लिए या फिर इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए अभी भी हम इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई ही रखेंगे। तो यूक्रेन से रिलेटेड भी चंद इंपॉर्टेंट से बातें यहाँ पर होंगी, क्योंकि ग्लोबल प्रेसिंग इशू अब एज ऑफ नाउ वही है। तो यूक्रेन के करिस्मेटिक व्लादिमीर जेलेंस्की साहब ने भी रिप्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने डिमांड किया ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री एड भेजने के लिए, और जो रिकंस्ट्रक्शन फंड के कमिटमेंट्स अलग अलग कंट्रीज ने दिए हुए, यानी कि वॉर के बाद यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा देने की उन्होंने बात की, तो डिमांड यही किया गया कि आप वो पैसा हमें अभी से ही देना शुरू कीजिएगा, ना कि वॉर के खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी से हम रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है वो आहिस्ता से शुरू कर सकते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत आपकी वॉर में है, वॉर के बाद नहीं। क्लाइमेट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चर्चा यहाँ पर की गई थी। हर साल की तरह बस चर्चा की जाती है, काम कितना होता है वो बस वो हम पर ही डिपेंड करता है कि ट्रैक करना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सभी ने डिस्कस किया हुआ था कि ग्रीन एनर्जी की नीड बहुत ही ज़्यादा है और ग्रीन एनर्जी को पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, जो कि क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑलरेडी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था थ्रू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहाँ पर 45 पार्टनर्स आए हुए थे इन एसोसिएशन टू लॉन्च गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, जिसे GAEA भी कहा जा रहा है। तो GAEA जो है वो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, एक फंड है जो अमाउंट कलेक्ट करने की कोशिश करता है एग्जिस्टिंग और न्यू पब्लिक और प्राइवेट और फिलांथ्रोपिक पार्टनरशिप की मदद से, ताकि वो $3 बिलियन को जो वो इकट्ठा कर सके, ताकि 2050 तक हम नेट जीरो लेवल एमिशंस को रीच कर सकें, नेचुरल या फिर नेचर लॉस को हम रिवर्स कर सकें और बायोडाइवर्सिटी को हम पूरी तरीके से रिस्टोर कर सकें। यानी कि बहुत ही एक नोबल सा इनिशिएटिव है जो कि GAEA करने की कोशिश कर रहा है। अभी इंडिया का थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी इंडिया के कई प्रोमिनेंट से लीडर्स यहाँ पर गए हुए थे, बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और कई स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशंस भी वहाँ पर दिए गए थे। तो इस साल का थीम हमारा वही था, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड नॉट जस्ट दैट, जो कि इस साल हमने G20 का प्रेसिडेंटशिप भी अज्यूम किया हुआ था। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वालों ने पूरी तरीके से एक प्लान पकड़बंदी के साथ लेकर यहाँ पर वो गए हुए थे, अपना स्टॉल वगैरह वहाँ पर लगाया हुआ था और पूरे ऑल ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो कुछ भी इंडिया को अपना घर बनाना चाह रहा था, उन्होंने खुली बाहों से उसका वेलकम किया हुआ है। एंड इंडिया को उन्होंने यही कहा कि इंडिया को हम सबसे लिबरल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी, स्टार्टअप इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी वहां पर कहा गया और वर्ल्ड के फ्रंट पर इंडिया का कंसोलिडेटेड जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उसे बताने की यहाँ पर कोशिश की गई। और जितने भी स्टेट्स भी वहां पर गए थे उन सभी ने यही कोशिश की कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग रेसिलियंट इकोनॉमी की तरह वहां दिखाएं और ग्लोबल स्टेज पर किस तरीके से इंडिया एक ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्वर है और किस तरीके से हमारी रेसिलियंट इकोनॉमी फिर से बाउंस बैक कर रही है, उसे शोकेस करना हमारा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सा काम था। चंद आंकड़े भी वहां पर दिए गए थे, जैसा कि पिछले ही साल हाईएस्ट एवर इन्फ्लोज थे हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के। सारी दुनिया पर कोविड की मार हो रही थी, लेकिन इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स उसी तरीके से आ रहे थे। तो $84 बिलियन जो कि हाईएस्ट एवर इन्फ्लोज थे वो पिछले साल हमें देखने को मिले हुए थे, जो कि लगभग 57 अलग अलग सेक्टर्स में थे, जो कि 101 कंट्रीज से आए हुए थे। रियल जीडीपी ग्रोथ भी हमारा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 अनप्रेसिडेंटेड 8.7 था और एब्सोल्यूट जीडीपी वैल्यू लगभग $3.1 ट्रिलियन थी। और हम आशा यही जता रहे हैं कि बाई 2025 भारत जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। पूरे 14 सेशंस यहाँ पर किए गए थे, ओपन पैनल और साथ ही साथ क्लोज्ड डोर राउंड टेबल डिस्कशंस भी हुए थे। बिल्डिंग यूनिकॉर्न्स 2.0, यूरोप फॉर इंडियन बिजनेस कॉरिडोर, लाइफ विद परमेश्वरन अय्यर जो कि नीति आयोग के CEO थे, अपॉर्चुनिटीज इन R&D, फोर्थ कंसल्टेशन एक्सेट्रा और एक्ट फॉरवर्ड, बिल्डिंग इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, स्विस इंडिया इनोवेशन कोलैबोरेशन, फ्यूचर ऑफ फिनटेक, जेंडर बेस्ड गवर्नेंस एक्सेट्रा जैसे प्रोमिनेंट से हमने इंपॉर्टेंट सेशंस भी डिस्कशन के इंडिया वालों ने यहाँ पर रखे हुए थे। और खासकर स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जाता है, इंडिविजुअल स्टेट के कॉमर्स मिनिस्टर्स भी यहाँ पर जाते हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी जाते हैं। तो महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे जी गए हुए थे वहां पर और नॉन बाइंडिंग MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स उन्होंने साइन किए हुए थे, जो कि लगभग 1.37 लाख करोड़ के आसपास थे। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादातर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर और कई इस तरीके के सेक्टर्स में हमें देखने को मिलेगा।
तेलंगाना वालों ने भी अपना डंका यहाँ पर बजाया, तो KTR वहाँ पर गए हुए थे। तो एलेक्स एडवांस मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि वो एक सी लिथियम आयन फॉस्फेट की एक्टिव बैटरी मटेरियल प्रोडक्शन यूनिट तेलंगाना में एस्टैब्लिश कर सके। कहा जा रहा है कि इसका लगभग कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट का वो 2210 करोड़ रुपए के आसपास होगा। और कई इंडिपेंडेंट बिजनेस लीडर्स ने भी यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट से टिप्पणियां की हुई थी और प्रॉमिसेस भी किए हुए थे। उनमें से टॉप था टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जी ने कहा कि $90 बिलियन के आसपास हम आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स इंडिया में हम इन्वेस्ट करेंगे। एंड सिमिलरली जर्मन कॉन्ग्लोमरेट जो कि साइमंस है, उन्होंने भी कहा कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्टिमिस्ट हैं। भारत फोर्ज के हेड अमित कल्याणी ने भी इसी तरीके से कहा कि भले ही वेस्टर्न में स्लो डाउन क्यों ना हो, इंडिया में बिजनेस किसी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा। और डॉक्टर रेड्डी के जीवी प्रसाद साहब ने भी ये कहा कि फार्मा का डिमांड भले ही स्लो क्यों ना हो वर्ल्ड में, इंडिया ऑप्टिमिस्टिक होकर ही उसे आगे लेकर जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने भी कुछ इसी तरीके से ऑप्टिमिज्म दिखाया हुआ था। उन्होंने यही कहा कि जो क्रिटिकल मेडिकेशन का सप्लाई है इंडिया में वो दर बदर ग्रो हो रहा है और बहुत ही जल्द इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी के मोड पर आ जाएगा एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट के प्रोडक्शन में। और बाकी के जितने भी इनपुट्स वगैरह फार्मेसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो भी आने वाले लगभग 2-3 साल तक हम सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर सकेंगे। सो मूविंग अहेड हम थोड़े बहुत रिव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फाउंडेड बाय क्लॉस स्क्वाब एंड हाउशे अंसारी, स्निक आइडन या फिर एडम स्मिथ, एंड द करेक्ट आंसर इज ए, क्लॉस मार्टिन स्क्वाब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1971, 1981, 1991 या 2001, एंड द करेक्ट आंसर इज 1971। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? ज्यूरिच, दावोस, कोलोंजी या फिर बार्नी या फिर बार्न भी जिसे कहा जाता है। द करेक्ट आंसर इज कोलोंजी। दरअसल एक कंटोनमेंट एरिया है जो कि जेनीवा के पास ही है। दावोस डिक्लेरेशन बाय ग्रीस एंड टर्की कब साइन किया गया, जो कि बहुत ही हिस्टोरिक माना जाता है? 1966, 77, 1988 या फिर 1999, एंड द करेक्ट आंसर इज 1988। कैपिटल सिटी क्या है स्विट्जरलैंड का? ज़ुरिच, दावोस, जेनीवा, बर्ने। और हम सभी को भी पता है जेनीवा नहीं है। द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली बर्न या फिर बार्ने जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पर है। तो इट इज एक्चुअली द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।